वेलकम टू अकेडमिया बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिल। तो आज की इस वन शॉट क्लास में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को फिनिश करेंगे जो कि है आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का जो भी आपको पीजीटीज़ के लिए चाहिए वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रेस्पिरेशन होता क्या है, क्योंकि आपका जो चैप्टर है चैप्टर ही सारा आपका रेस्पिरेशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है। तो रेस्पिरेशन आपका सिंपली एक प्रोसेस है, और प्रोसेस भी कैसा है? कैटाबोलिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स टू जनरेट एटीपी। यानी कि रेस्पिरेशन आपका सिंपली एक कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें हम आपके जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका स्टेप वाइज ब्रेकडाउन करवाते हैं, जिससे हमें एंड में एटीपी मिलती है। एटीपी यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपकी एनर्जी करेंसी ऑफ योर सेल। तो डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। इन्वॉल्व्स अ स्टेप वाइज involves a stepwise oxidation involves a stepwise oxidation of involves a stepwise oxidative breakdown, हम कह सकते हैं इसको oxidative breakdown of food substrates into living cells to generate to produce, हम लिख सकते हैं to produce energy rich molecules called ATP। energy rich molecules called ATP। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो वैसे यहाँ पे दो तरह की रेस्पिरेशन हम देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होती है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी कि सिंपली आपका एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज होता है आपके ऑर्गेनिज्म और सराउंडिंग के बीच में। जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है जहाँ ब्रेकडाउन होता है सबस्ट्रेट का, वो है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि आपके सेल्स के अंदर टेक प्लेस करती है। अब यहीं पे हम देखते हैं आपके क्या टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको आइडिया होना ज़रूरी है आपका क्या क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो भाई, सबसे फर्स्ट जो आपका टाइप आता है वो है क्या? वो है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। और यहीं पे आपका सेकंड टाइप आता है जो कि है आपका एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इनमें डिफरेंस क्या क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन आपकी क्लियर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्टली आपका एरोबिक रेस्पिरेशन से। देखो ये आपका मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है जो कि आपका प्लांट्स और एनिमल्स में देखा जाता है, ठीक है। और इसमें डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में आपकी जो मॉलिक्यूल्स जो आपके सबस्ट्रेट हैं उनका ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है आपकी, ठीक है। यहाँ क्या होगा? ऑक्सीजन इज used to completely oxidize substrate, used to completely oxidize substrate, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन का आपका यूज होगा सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। वहीं पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन,
यहाँ पे आपका ऑक्सीजन यूज़ नहीं की जाती है। इसी वजह से क्या होता है, जो आपका मॉलिक्यूल्स का जो हम कैटाबॉलिज्म करते हैं वो कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, नो ऑक्सीजन यूज्ड, नो ऑक्सीजन इज यूज्ड, हेंस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। क्या लिखेंगे हम, इनकम्प्लीट, इन ऑक्सीडेशन नहीं लिखेंगे, डिग्रेडेशन वी कैन यूज, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है आपका, जो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ आपका क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो इस पॉइंट को हम लिख भी देते हैं, वैसे समझा दिया मैंने। यहाँ होगा आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सब्सटेंस हो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो यहाँ होगा आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ यहाँ समझ आई होंगी आपको। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको याद रखनी है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एन एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस आपका दोनों में कॉमन है। ठीक है, क्या चीज़, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस आपका एक प्रोसेस है जो कि आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है और जो कि आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है। इट इज़ कॉमन टू बोथ। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको याद रखनी है, देखो भाई, जो आपका क्या होता है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये आपका कितनी एटीपीज प्रोड्यूस करता है ये आपको पता होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको मिलती हैं 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। कितनी, 36 टू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स लिखो या एटीपीज। वही अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ हमें मिलती हैं सिर्फ कितनी, 2 एटीपीज। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब एक चीज़ देखो, जो आपका यहाँ पे एटीपीज का डिफरेंस दिख रहा है एरोबिक के केस में, यानी कि 36 भी हो सकती है और 38 भी हो सकती है। ये क्या मतलब इसके पीछे का रीज़न है। देखो, जो आपके यूकारियोटिक सेल्स होते हैं उनमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ मिलता है आपके शटल सिस्टम्स। ठीक है, शटल सिस्टम किसमें, स्पेसिफिकली आपके जो शटल सिस्टम होते हैं वो आपके ओनली इन यूकारियोट्स, फाउंड ओनली इन यूकारियोट्स। ठीक है, ओनली इन यूकारियोट, सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब देखो भाई, जो तुम्हारा क्या होगा, दो तरह के शटल सिस्टम होते हैं आपके, एक होता है मैलेट एस्पार्टेट और एक होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो फर्स्ट वन कौन सा आपका, यहाँ बता देते हैं आपका। एक तो है आपका मैलेट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट। ठीक है, जो मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम है उसमें आपके 38 एटीपीज आपको मिलेंगी। वहीं पे आपका जो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट, इस शटल सिस्टम में आपको 36 एटीपी मिलती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ठीक है, यहाँ कितनी मिल रही है, एरोबिक के केस में आपको मिल रही 36 से 38 एटीपीज, वही एनएरोबिक के केस में आपको मिल रही हैं 2 एटीपीज। ठीक है, अच्छा क्या चीज़ थी, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ग्लाइकोलिसिस के अलावा आपके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इस एरो को हम यहीं पे बना देते हैं, और फिर जो ग्लाइकोलिसिस के अलावा जो जो चीज़ें होती हैं ऐसा करते हैं वो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखो, ग्लाइकोलिसिस का क्या है, कॉमन टू बोथ, ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन टू बोथ, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखो, ग्लाइकोलिसिस के अलावा और कौन से स्टेप होते हैं। द फर्स्ट वन इज योर ग्लाइकोलिसिस, नंबर 1 यहाँ डाल दिया। देन सेकंड क्या होता है आपका, सेकंड होता है आपका लिंक रिएक्शन। क्या है, सेकंड है आपकी लिंक रिएक्शन। क्या होता है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती है वो हम सारी आगे देखेंगे। देन थर्ड है आपका क्या, ये होता है आपका क्रैब साइकिल, या जिसे हम बोलते हैं आपका TCA साइकिल, क्रैब या TCA साइकिल। तीसरा स्टेप आपका ये होगा। देन फोर्थ आता है आपका
फोर्थ में आ जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आई होप आपको इतनी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ आ गई होंगी। सबसे फर्स्ट आपका जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलिसिस, देन सेकंड स्टेप आपका लिंक रिएक्शन, देन थर्ड स्टेप आपका क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल, देन फोर्थ स्टेप आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इतनी चीज़ें आपको भाई बेसिक क्लियर हो गई होंगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपका ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और ईटीएस होता है। ठीक है, अब यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी टेबल बताऊंगा। ये टेबल आपको अगर यहीं पे याद हो गई ना, फिर बाकी आपका पूरा का पूरा चैप्टर काफ़ी ईजी हो जाएगा। ठीक है, टेबल से पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आपकी रेस्पिरेशन क्या होती है। आपका रेस्पिरेशन में मतलब आपके सबस्ट्रेट्स का हम ब्रेक डाउन करवाते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एरोबिक हो सकता है, एनएरोबिक हो सकता है। अब यहाँ पे जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं, देखो जो सबस्ट्रेट है वो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकते हैं, देन आपके लिपिड हो सकते हैं, अल्कोहल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उन सबस्ट्रेट की आपकी कैलोरीफिक वैल्यूज़ होती है, यानी कि वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो अलग अलग सबस्ट्रेट्स की कैलोरीफिक वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कैलोरीफिक वैल्यूज़ मैं आपकी लिखवा देता हूँ। कैलोरीफिक वैल्यूज़, ठीक है, तो किस सबस्ट्रेट की क्या कैलोरीफिक वैल्यू है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका किससे, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, देन नेक्स्ट आपका प्रोटीन्स, देन आपका एल्कोहल्स हो सकते हैं, देन आपकी एटीपी आपको कितनी एनर्जी देती है, एंड फाइनली लास्ट में है आपके पास क्या, आपके लिपिड। ठीक है, तो इन सभी की कैलोरीफिक वैल्यूज़ हम देखने वाले हैं। तो देखो भाई, जो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनकी कैलोरीफिक वैल्यू है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन्स, जस्ट ए सेकेंड, आपके प्रोटीन्स की है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एल्कोहल की है 4 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। देन आपकी एटीपी की है 7.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। एंड आपके लिपिड्स की है 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। देखो भाई, PYQs देखोगे तो कई जगहों पे मैंने ये क्वेश्चन देखा है, इसीलिए ये आपको बताना इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि कैलोरीफिक वैल्यूज़ आपकी क्या होती है। सबसे पहले देखो किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की है आपकी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। देन आपके प्रोटीन्स की है 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। एल्कोहल की है 7 किलो कैलोरी पर ग्राम। एटीपी की है 7.3 किलो कैलोरी पर ग्राम। और लास्ट में आपकी किसकी है, लिपिड की सबसे ज़्यादा 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो ये कैलोरीफिक वैल्यूज़ याद रखना। एंड अब आपको मैं एक कंपैरेटिव टेबल बताऊंगा, ग्लाइकोलिसिस आपकी, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस, इन सभी का एक तरह से जो एनर्जी का जो भी फ्लो चलता है वो मैं बता दूंगा। अगर ये टेबल याद होगी तो तुम्हारे काफ़ी सारे चीज़ें मतलब चैप्टर ही ईजी हो जाएगा तुम्हें। तो मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता। तो भाई हमारी ये टेबल बन गई है। अब इस टेबल में आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है। देखो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो आपका 1 NADH2, क्या 1 NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP। ठीक है, एक NADH2 आपका 3 ATP के बराबर है। और आपका दूसरा क्या है, 1 FADH2। 1 FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP। आपका एक FADH2 आपका 2 ATP के बराबर है। अगर आपने इतना याद रख लिया तो ये मान लो अब इस टेबल की सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी। देखो इस टेबल में मैं आपको बताऊंगा कि आपका ग्लाइकोलिसिस में आपकी कितनी ATP फॉर्म होंगी, लिंक रिएक्शन में कितनी, और क्रेब साइकिल में आपकी कितनी। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि इनकी कई बार आपसे लोकेशन पूछ ली जाती है कि कौन सा आपका प्रोसेस किस जगह पे होता है। तो देखो अगर ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस आपका कहाँ होता है, ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये आपका साइटोप्लाज्म में होता है। देन लिंक रिएक्शन की अगर बात करें तो ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है ये आपका। ठीक है, देन थर्ड है आपका क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल की अगर हम बात करें, क्रैब का साइकिल कहाँ होता है, सेम ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ये कहाँ होता है आपका, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो कई बार डायरेक्ट लोकेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में। लिंक रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्रैब साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि किस प्रोसेस में आपकी कितनी एटीपी फॉर्म होती है। तो सबसे पहले देखो, जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस में आपकी कितनी, दो आपकी एटीपी फॉर्म होती हैं, दो ही आपके NADH2 फॉर्म होते हैं, ठीक है। देन अगर बात करें FADH2 की, कोई FADH2 यहाँ पे आपका फॉर्म नहीं होता, तो वी कैन राइट 0 और वी कैन मेक अ क्रॉस, तो 0 ही लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो तो कितनी होगी यहाँ पे आपके पास, 2 ATP डायरेक्टली 2 ATP के बराबर। देन अगर बात करें आपके 2 NADH2, 2 NADH2 इज इक्वल टू योर 6 ATP, ठीक है। तो ये कितने 2 NADH2 कितने ATP के बराबर, 6 ATP के बराबर, क्योंकि 1 NADH2 मैंने 3 ATP के बराबर आपको बताया था। तो ग्लाइकोलिसिस में टोटल कितनी ATP फॉर्म हुई आपकी, 6 ATP प्लस 2 ATP, 8 ATP आपकी यहाँ पे फॉर्म होती हैं, किसमें, आपके ग्लाइकोलिसिस में। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है आपका लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन में आपका क्या क्या फॉर्म होता है, आपकी कोई एटीपी फॉर्म नहीं होती। NADH2 की अगर बात करें तो आपके 2 NADH2 फॉर्म होते हैं। FADH2 आपका यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं होता। तो आपके सेम 2 NADH2 किसके बराबर हो गए आपके, इज इक्वल टू 6 ATP। तो लिंक रिएक्शन में आपकी कितनी एटीपी फॉर्म होती है, आपकी 6 ATP आपकी लिंक रिएक्शन में फॉर्म होती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका क्रैब साइकिल या TCA साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टेक प्लेस करता है। यहाँ पे आपकी 2 ATP फॉर्म होती हैं, आपके 6 NADH2 फॉर्म होते हैं, और आपके कितने 2 FADH2 फॉर्म होते हैं। तो डायरेक्टली 2 ATP 6 NADH2 इज इक्वल टू 18 ATP, 18 ATPs के बराबर हो गई है। और 2 FADH इज इक्वल टू 4 ATPs, 4 ATPs यहाँ पे। तो 18 और 4 22 ATP और 2 24 ATP। तो क्रैब साइकिल में आपकी कितनी ATP फॉर्म हुई, आपकी 24 ATP फॉर्म हुई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ये याद रखना भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ग्लूकोज के लिए, एक ग्लूकोज यानी कि 2 पायरुविक एसिड, और 2 पायरुविक एसिड की जब 2 बार आपकी साइकिल्स टेक प्लेस करेंगी, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रैब साइकिल या ETS, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लाइकोलिसिस में करेंगे उसका, तो उससे हमें 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। 2 पायरुविक एसिड की फिर आपकी 2 बार अलग अलग से क्या होगी, लिंक रिएक्शन होगी, क्रैब साइकिल और ETS होगा। ये सब होने के बाद आपका क्या होगा, हमें इतनी ATPs मिलेंगी। तो अब यहाँ पे क्या क्या मिल गया आपको, देखो सबसे पहले आपको ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP बनती है, ये याद रखना है। देन लिंक रिएक्शन में आपकी 6 ATP बनती हैं, और क्रैब साइकिल में आपकी 24 ATP बनती हैं। अगर तुमने ये याद रख लिया तो तुम्हारा आगे की काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP डायरेक्टली फॉर्म होती है, 2 NADH2 फॉर्म होते हैं, और FADH2 कोई फॉर्म नहीं होता, ठीक है। वही लिंक रिएक्शन की बात करें, सिर्फ 2 NADH2 फॉर्म होते हैं। क्रैब साइकिल में 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2, ये चीज़ें आपकी फॉर्म होती हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इन सभी स्टेप्स को, आपका ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, सभी साइकिल्स को हम इंडिविजुअल स्टडी करेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं आपका ग्लाइकोलिसिस से। तो भाई ग्लाइकोलिसिस शुरू हम यही से कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या स्टेप होगा, ग्लाइकोलिसिस। अरे यो क्या हो गया। तो देखो भाई ग्लाइकोलिसिस में आपका क्या होगा, थोड़ी सी ग्लाइकोलिसिस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लिखेंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या है, एक तो ये क्या है आपका फर्स्ट स्टेज है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज के लिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। देन
इंपॉर्टेंट इसके बारे में और क्या है, इट इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद थर्ड इसके बारे में पॉइंट क्या है, अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की तो ये कहाँ होता है, लोकेशन क्या है आपकी, लोकेशन है आपकी क्या, साइटोसोल, साइटोसोल। ठीक है, आपकी साइटोसोल में टेक प्लेस करता है। और ग्लाइकोलिसिस में अगर अल्टीमेटली हम बात करें तो क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का मतलब जो फाइनल रिजल्ट होता है, मतलब क्या होता है इसमें सारा, इसमें आपका ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और उस पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म होंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ किस चीज़ के दो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, ये दो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके पायरुविक एसिड के, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है किसका, ग्लूकोज का आपके, और फाइनली इससे हमें क्या मिलेगा, आपके दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई होंगी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, ग्लाइकोलिसिस को हम क्या बोलते हैं आपका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। क्या बोलते हैं इसको, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके तीन साइंटिस्ट थे। ठीक है, कौन से तीन साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था, एक तो था गुस्टाव एम्बेडन, गुस्टाव एम्बेडन, देन सेकंड था आपका ओटो मेयरहोफ, ओटो मेयरहोफ, एंड लास्ट में पी से था आपका जे परनाज, जे परनाज। ठीक है, तो उन सभी के नाम के फर्स्ट जो इनिशियल्स थे वो हमने लिए हैं इसमें, और इसको हमने क्या बोल दिया आपका, ईएमपी पाथवे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की जो क्या है, आपकी जो साइकिल है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले देखो भाई कुछ आपके यहाँ पे मैं छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूंगा जो कि तुम्हें एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के बारे में, ग्लाइकोलिसिस के बारे में अब तुम्हें याद रखना है, एक तो क्या, जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे आपकी एटीपी यूज़ कहाँ पे होगी। देखो अगर शुरू में ही तुम चीज़ों को सीरीज़ में याद कर लोगे तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। एटीपी यूज़ होंगी स्टेप नंबर 1 और 3 में। ठीक है, एटीपी यूज़ कहाँ होंगी, स्टेप 1 और 3 में। एटीपी फॉर्म कहाँ होंगी, एटीपी फॉर्म होंगी स्टेप नंबर 6 और 9 में। ठीक है, देन बात की जाए आपकी किसकी, NADH2, NADH2, आपका NADH2 कहाँ फॉर्म होगा, आपका स्टेप नंबर 5 पे। एंड फाइनली अगर बात की जाए किसकी, आपकी क्या, वाटर की, वाटर आपका किस स्टेप पे रिलीज होता है, वाटर फॉर्म होगा आपका स्टेप नंबर 8 पे। ठीक है, देखो ये अगर तुमने याद रख लिया, एटीपी यूज कहाँ होंगी, स्टेप नंबर 1 3 1 3 6 9। अब 1 3 पे एटीपी यूज होंगी, एटीपी फॉर्म कहाँ पे होंगी, स्टेप नंबर 6 9 पे। और NADH2 आपका कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्टेप नंबर 5 पे। और आपका वाटर कहाँ फॉर्म हो रहा है, स्टेप नंबर 8 पे। इतना पता चल गया तुमको। अब जो आपका स्टेप है, इसके डिफरेंट स्टेप्स हम देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले क्या है आपका, देखो यही से शुरू करते हैं आपका, वी आर हैविंग ग्लूकोज। सबसे पहले हमारे पास क्या सबस्ट्रेट, आपकी ग्लूकोज से ही सारी कहानी शुरू होगी। ठीक है, देन ग्लूकोज के बाद ब्रेक डाउन होके हमें क्या मिलेगा, आपका ग्लूकोज
6 और यहाँ पे ये अटैच है आपका फॉस्फेट, ये है आपका ग्लूकोज। जस्ट ए सेकेंड भाई, ये हो गया हमारा, हमें क्या मिल गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिल गया। अब यहाँ पे आपका एंजाइम कौन सा काम करता है, यहाँ पे जो एंजाइम है वो है आपका क्या, हेक्सोकाइनेज एंजाइम, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम है और ये आपका कौन सा स्टेप है, दिस इज योर स्टेप नंबर 1, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ये है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। अब इस स्टेप पे क्या काम करेगा आपका, कौन सा एंजाइम काम करेगा, आइसोमरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया एंड यह है आपका सेकंड स्टेप। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से हमें क्या मिलेगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड अब देखो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, यहाँ पे आपका एंजाइम होगा आपका, देखो अब एंजाइम में यहाँ लिख देता हूँ आपका फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, ठीक है। एंजाइम है आपका फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और थर्ड स्टेप पे मैंने क्या बताया था, क्या होता है आपका, एटीपी आपकी यूज़ होती है, ठीक है। एक तो एटीपी फर्स्ट स्टेप पे आपकी यूज़ होगी, एटीपी यूज़ होगी तो क्या होगा आपका, एटीपी से टूट के आपका क्या बन जाएगा, एडीपी प्लस आपका पीआई, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। फिर है आपका थर्ड स्टेप पे आपकी एटीपी यूज़ होगी, एटीपी से टूट के आपका क्या बन जाएगा, आपका एडीपी प्लस आपका पीआई। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाएगा आपका फोर्थ स्टेप, जो आपका स्टेप नंबर 4 है। यहाँ पे क्या होगा आपका, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है आपका। अब यहाँ पे बनेगा आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये पी से समझ जाना, पी इज फॉर योर फॉस्फेट। और यहीं पे आपका क्या फॉर्म हो सकता है, आपका दूसरा DHAP, यानी कि धाप, जिसे हम बोल सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेप नंबर 5। तो स्टेप 5 से पहले आपका देखो, जो आपका स्टेप नंबर 4 है, यहाँ पे आपका कौन सा एंजाइम काम करता है, आपका एल्डोलेज। यहाँ काम करेगा तुम्हारा एल्डोलेज। और अब आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 में क्या होगा आपका, जो आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, इससे आपका क्या बन जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब 6 स्टेप आपका, 6 स्टेप में क्या होगा, यहां बन जाएगा आपका क्या, 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। देन आपका 7th स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बाद बन जाएगा आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट से आपका बन जाएगा 8th स्टेप में PEP, यानी कि आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। और स्टेप 9 पे आपका क्या बन जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन जाएगा आपका क्या, यहाँ पे स्टेप 9, दैट इज पायरुविक एसिड। तो यहाँ बन गया आपका पायरुविक एसिड। तो अब इसमें देखो भाई क्या क्या है, जो तुम्हारा स्टेप 1 और 3 है
वहाँ आपकी एटीपी यूज़ हो रही है, जो कि मैं बता चुका हूँ। देन आपका स्टेप नंबर 6 और 9 है। क्या है? स्टेप नंबर आपका 6 ये रहा। यहाँ पे आपकी एटीपी फॉर्म होगी, यानी कि आपका एडीपी प्लस पीआई से बनेगा आपका एटीपी। यहाँ पे आपकी एटीपी फॉर्म हो रही है स्टेप नंबर 6 पे, और आपका स्टेप नंबर 9 पे एडीपी प्लस पीआई यहाँ फॉर्म होगी आपकी एटीपी। तो अब एक चीज़ देखो भाई, पेपर अगर सिंपल कोई अगर सेट करने वाला ठीक ठाक पेपर सेट करेगा तो वो सिंपली आपसे पूछ सकता है कितनी एटीपी फॉर्म होती हैं, कितनी एटीपी आपकी यूज़ होती हैं। अगर थोड़ा सा कोई मुश्किल सेटर होगा, जिसको पेपर मुश्किल सेट करना होगा, वो किस तरह से क्या करेगा, वो बोलेगा आपका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, एक ऑप्शन ये दे देगा। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, एक ऑप्शन ये दे देगा। यानी कि अलग अलग स्टेप्स को आपको ऑप्शन में दे देगा, और फिर आपसे पूछेगा किस स्टेप पे एटीपी आपकी फॉर्म होती है या किस स्टेप से एटीपी आपकी यूटिलाइज होती है। ठीक है, तो आपको इन रिएक्शंस का भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, वहाँ पे आपकी एटीपी का क्या होता है, वहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, यहाँ आपकी एटीपी फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी एटीपी फॉर्म हो गई। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा फिर आपका और क्या था, जो स्टेप नंबर आपका 5 था, वहाँ पे NaDH2 फॉर्म होता है। ये रहा आपका स्टेप नंबर 5 पे क्या होगा आपका NaD पॉजिटिव से फॉर्म हो जाएगा आपका NaDH प्लस H पॉजिटिव 5 पे। और स्टेप नंबर 8 पे आपका क्या मिलता है आपको, स्टेप नंबर 8 पे आपका फॉर्म होता है वाटर। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे अच्छे से याद रखनी है। एक बार सारे स्टेप्स को हम दोबारा देखेंगे। स्टेप नंबर 1 है आपका ग्लूकोज से क्या बन रहा है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम काम कर रहा है हेक्सोकाइनेज। स्टेप नंबर 2 क्या है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, एंजाइम आइसोमरेज। स्टेप नंबर 3 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एंजाइम फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और फ्रक्टोज 1,20 फॉस्फेट से बन रहा है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। स्टेप नंबर 4 है, और एंजाइम है आपका एल्डोलेज। ठीक है, फिर आपका स्टेप नंबर 4 में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से बन रहा है आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका 5th स्टेप में बन रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर 6th स्टेप में आपका यहाँ बन जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन 7th स्टेप में आपका बन जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट। 8th स्टेप में आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 9th स्टेप में आपका बन जाएगा फाइनली आपके पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। यह चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक ग्लूकोज से कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। यह आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियरली याद रखना है। ठीक है, फिर यहीं पे आपको ये याद रखना है स्टेप नंबर 1 पे और आपके स्टेप नंबर 3 पे यहाँ पे आपकी एटीपी क्या होगी, यूटिलाइज होगी। ठीक है, और जो स्टेप नंबर 3 होगा और जो स्टेप नंबर 6 होगा, स्टेप नंबर 6 होगा और जो स्टेप नंबर 9 होगा, यहाँ पे एटीपी आपकी फॉर्म होगी। 1-3 पे एटीपी यूटिलाइज होगी, 6-9 पे एटीपी फॉर्म होगी, और स्टेप 5 पे आपका NaDH2 फॉर्म होगा, और स्टेप 8 पे आपका वाटर यहाँ पे फॉर्म होगा। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारा का सारा प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया। अगर तुम इस प्रोसेस को सिंपली सीरीज में याद कर लोगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, देन आपका चलते चलते आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट और पायरुविक एसिड, अगर सीरीज में याद कर लोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं ओवरऑल इसकी जो भी लास्ट में हमें क्या क्या मिलता है। तो अब हम यहाँ पे आपका जो ग्लाइकोलिसिस है उसका जो आपकी एनर्जी शीट एक तरह से होती है वो हम समझते हैं। तो सिंपली देखो, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिला, हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है भाई ग्लाइकोलिसिस का, एंड प्रोडक्ट में हमें मिल गया आपके 2 पायरुविक एसिड। क्या मिल गए, 2 पायरुविक एसिड हमें मिल गए। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका
एटीपी फॉर्म कितनी हुई आपकी, एटीपी फॉर्म, एटीपी कहाँ कहाँ फॉर्म होती है, स्टेप नंबर 6 पे और आपके 9 पे। 2 एटीपी 6 पे, स्टेप 6 पे फॉर्म होंगी, 2 एटीपी स्टेप 9 पे फॉर्म होंगी। तो टोटल एटीपी फॉर्म कितनी होती है, 4 एटीपी। और एटीपी हम देखते कितनी है, एटीपी जो रिएक्शन में यूज होती है, एटीपी गिवन, तो वो कितनी होती है आपकी, 2 एटीपी होती है, ठीक है, 2 एटीपी। तो देखो 4 एटीपी बन रही है, 2 एटीपी हम दे रहे हैं, तो नेट गेन कितना हो गया हमारा, नेट गेन हो गया आपका 2 एटीपी का, ठीक है, 4 में से 2 गई तो आपकी रह गई 2 एटीपी। अब यहीं पे हमारा एक और चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, किस चीज़ का, 2NADH2, किसका, 2NADH2 का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। एक NADH2 इज इक्वल टू 3 ATP, 2 NADH2 इज इक्वल टू आपकी 6 ATP, ठीक है। तो अब देखो 6 ATP आपकी बन रही है आपके NADH2 से, और 2 ATP आपकी यहाँ पे नेट गेन से। तो अगर हम टोटल ATPs आपका देखें, टोटल गेन ATPs का कितना हो जाएगा, तो टोटल गेन हो गया आपका ATP का कितना, टोटल गेन इज इक्वल टू 8 ATPs, ठीक है। 6 आपकी किससे बन रही है, NADH2 से, 2 आपकी नेट गेन वाली। तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ कितनी ATPs का गेन हो गया, इट इज़ ऑफ योर 8 ATPs। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो प्रोसेस था क्या, ग्लाइकोलिसिस, वो कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन में क्या होता है वो हम देखते हैं। ये है आपका क्या, लिंक रिएक्शन। तो देखो ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें क्या मिल गया, ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें मिल गई थी आपके 2 पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे लिंक रिएक्शन में क्या होगा, जो आपके क्या हैं, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, क्या हैं आपके पायरुविक एसिड है। उन पायरुविक एसिड से हमें क्या मिलेगा आपका, वी विल गोट एसिटाइल कोएंजाइम ए, क्या है, एसिटल कोएंजाइम ए हमें मिल गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपका पायरुविक एसिड है ये है आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, और एसिटल कोएंजाइम ए है ये है आपका 2 कार्बन का मॉलिक्यूल्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि एक कार्बन मॉलिक्यूल गया कहाँ पे, तो वो चला गया आपका यहाँ पे CO2 की फॉर्म में, ठीक है। तो ये है आपकी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होगा आपका, पायरुविक एसिड से हमें मिल जाएगा आपका क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये आपका लिंक रिएक्शन हो गया। और शुरू में ही मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई थी, जो आपकी लिंक रिएक्शन होती है वहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ फॉर्म होते हैं आपके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2। क्या फॉर्म होगा आपका, NADH2। एक NADH2 इज इक्वल टू योर 3 ATP, 2 NADH इज इक्वल टू योर 6 ATP, ठीक है। यानी कि एक पायरुविक एसिड से जब एसिटल कोएंजाइम बनेगा तो एक NADH2 फॉर्म होगा, दूसरे पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल से जब एसिटल कोएंजाइम बनेगा तो दूसरा NADH2 फॉर्म होगा। यानी कि एक ग्लूकोज के लिए आपके यहाँ पे लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 फॉर्म होंगे, यानी कि आपकी 6 ATP फॉर्म होंगी। आई होप यहाँ पे ये इतना आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँगा आपको लिंक रिएक्शन के बारे में। एक तो जो तुम्हारा लिंक रिएक्शन है ये कैसा प्रोसेस है, इट इज़ ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ये कई बार आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ये आपका है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है, ठीक है। देन जो आपका लिंक रिएक्शन है, इस लिंक रिएक्शन में आपका विटामिन B1 यूज़ किया जाता है, ठीक है। कौन सा विटामिन, विटामिन B1 आपका यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जो एंजाइम आपका यहाँ पे काम करता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, वो क्या है आपका एंजाइम, कौन सा होता है आपका, पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, पायरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। ये आपका एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है। एंड अलोंग विद दिस एंजाइम आपकी यहाँ पे एक आयन यूज़ होती है। आयन कौन सी आपकी जो एंजाइम के साथ यूज़ होगी, जो आपकी रिएक्शन को कैटाबोलाइज कराएगी, सॉरी रिएक्शन को मतलब करवाने में हेल्प करेगी, वो है आपकी मैग्नीशियम आयन। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो कि आपको लिंक रिएक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। एंड और जो आपका ये प्रोसेस सॉरी लिंक जो ये आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है, इसको एक और नाम हम देते हैं, क्या, इसको बोला जाता है आपका गेटवे स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं आपका गेटवे स्टेप, ठीक है। गेटवे स्टेप या लिंक रिएक्शन,
ये लिंक किसको करता है? ये आपका ग्लाइकोलिसिस को लिंक करता है आपके किसके साथ? आपके क्रैब साइकिल या आपकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के साथ। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी साइकिल आती है वो है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसे हम बोलते हैं आपका क्रेब्स साइकिल। तो देखो भाई, ये थी आपकी सेकंड थी आपकी लिंक रिएक्शन, और अब थर्ड क्या है आपकी? थर्ड है क्रेब साइकिल या आपकी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्या है? क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो इसमें देखो भाई अब क्या क्या होता है आपका। सबसे पहले एक बार इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक देखें। जो आपकी ये पर्टिकुलर साइकिल है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय हैंस क्रेब। क्या था? डिस्कवर्ड बाय आपका हैंस क्रेब, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? आपका क्रेब्स साइकिल। और जो आपकी ये साइकिल है इसमें 2 बार तो आपका डी कार्बोक्सिलेशन होता है। जो आपकी ये साइकिल है इट इन्वॉल्व्स, क्या इन्वॉल्व करता है ये आपका? 2 डी कार्बोक्सिलेशंस एंड आपका 4 टाइम्स डीहाइड्रोजिनेशन। 4 डीहाइड्रोजिनेशन, 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है और 4 बार आपका डीहाइड्रोजिनेशन होता है। अब देखो इस साइकिल में होता है क्या है, फिर आपकी प्रॉपर हम साइकिल देखेंगे। जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म हुआ था, क्या? एसिटल कोएंजाइम में, ये आपका कहाँ फॉर्म हुआ था? आपकी लिंक रिएक्शन में, ठीक है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स था। इट कंबाइंस विद योर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, और जो है आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। तो एसिटल कोएंजाइम में प्लस आपका ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये मिलके फॉर्म कर देंगे आपका क्या? सिट्रिक एसिड, ठीक है। यानी कि 2 कार्बन प्लस में आपका 4 कार्बन, जो आपका सिट्रिक एसिड फॉर्म होगा ये होता है आपका 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है कि जो क्या है एसिटल कोएंजाइम में आपका 2 कार्बन का है, उस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन का, मिलकर फॉर्म कर देंगे सिट्रिक एसिड आपका 6 कार्बन का कंपाउंड। आई होप यहाँ तक ये इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अब हम देखते हैं आपकी साइकिल। तो देखो भाई, इस साइकिल को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिससे ये साइकिल मुझे भी याद हो गई है। सिंपली आपको याद रखना है आपका एक ट्रिक, चार्ली केम इन कॉलेज ऑन संडे एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग फॉर मोर ओई। लिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। चार्ली, सॉरी दिस इज चार्ली केम इन कॉलेज, चार्ली केम इन कॉलेज ऑन संडे एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग फॉर मोर ओए। अब देखो भाई, ये आपकी ट्रिक है, चार्ली केम इन कॉलेज ऑन संडे एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग फॉर मोर ओए। अब किस चीज़ से आपका क्या बन रहा है ये बस तुम्हें याद रखना है, फिर ये साइकिल तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी एंड याद भी इजीली हो जाएगी इस ट्रिक से। तो देखो, सबसे पहले है तुम्हारा क्या? चार्ली से याद रखना है सिट्रेट, ठीक है। देन केम से याद रखना है सिस अकोनिटेज, ठीक है। देन इन कोली से याद रखना आई से आइसो, सी से सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, ठीक है। ऑन संडे से आपको याद रखना है ओ से ऑक्जेलो, देन संडे से सक्सीनेट, ऑक्जेलो सक्सीनेट, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट एंड से याद रखना है आपको अल्फा कीटो ग्लूटरेट,
देन स्टार्ट से आपको याद रखना है सक्सीनाइल कोएंजाइम ए, एंड फाइनली स्क्रीमिंग से याद रखना है सक्सीनेट, क्या, सक्सीनेट। देन 4 से याद रखना है फ्यूमरेट, एंड एम से मोर से याद रखना है आपको मेलेट, ठीक है। एंड फाइनली आपका ओ ए से याद रखना है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। देखो अब जो ये आपकी साइकिल है इसके बारे में 2-4 चीज़ें बस याद रख लो। क्या क्या? एटीपी फॉर्म कहाँ होंगी, क्या चीज़, एटीपी फॉर्म होगी आपकी स्टेप नंबर 6 पे। NADH2 कहाँ फॉर्म होगी आपको कि स्टेप नंबर 1 पे, 5 पे, सॉरी दिस इज़ योर स्टेप नंबर 3 पे, 5 पे और आपके स्टेप नंबर 9 पे, और लास्ट में आपकी FADH2 ये कहाँ फॉर्म होगी आपकी स्टेप नंबर 8 पे। देखो इनिशियली जब मैंने टेबल बनाई तब मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी ना कि जो क्रैब साइकिल है उसमें आपकी ATP भी 2 फॉर्म होंगी, NADH2 6, FADH2 2। तो इस तरह से इस टेबल को याद करने से आपको आगे के प्रोसेस को याद करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो यहाँ देखो दिस इज़ योर स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, देन ये है आपका स्टेप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड ये है 9, ठीक है। तो अब देखो स्टेप नंबर जो क्या है आपका, स्टेप नंबर है आपका 6। स्टेप नंबर 6 पे क्या हो रहा है, आपकी ATP फॉर्म हो रही है सक्सीनाइल कोएंजाइम ए से। जब आपका सक्सीनेट बन रहा है यहाँ पे फॉर्म होगी आपकी ATP, ADP प्लस PI से फॉर्म हो जाएगी आपकी क्या, ATP, ठीक है। फिर आपका स्टेप नंबर 3, 5 और 9 कौन सा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 9। इन स्टेप पे क्या हो रहा है आपका, इन स्टेप पे आपका NADH2 फॉर्म हो रही है। क्या फॉर्म हो रहा है आपका, NADH2 फॉर्म हो गया। 5 पे भी आपका NADH2 फॉर्म हो गया, एंड स्टेप नंबर 9 पे आपका NADH2 फॉर्म हो गया, ठीक है। देखो अगर ये ट्रिक तुम्हें याद होगी ना, चार्ली केम इन कोली जॉन संडे एंड स्टार्ट स्क्रीमिंग फॉर मोर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, अगर सीरीज़ में तुमने याद कर लिया और फिर तुमने सीरीज़ में इसको याद करने के बाद जो ये चीज़ है इसको याद कर लिया, तो फिर तुम्हारी ये साइकिल में तुम्हें कभी भी गलती नहीं होगी कि किस स्टेप पे तुम्हारी क्या चीज़ फॉर्म हो रही थी, ठीक है। तो सीरीज़ में चीज़ों को याद करने से काफ़ी चीज़ें आसानी से याद हो जाती हैं। फिर लास्ट स्टेप बचता है आपका क्या, स्टेप नंबर क्या था आपका 8। स्टेप नंबर 8 पे क्या हो रहा था आपका, FADH2 फॉर्म हो रही थी। वी आर गेटिंग हेयर FADH2। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको क्या, जो आपकी क्रैब साइकिल थी वो समझ में आ गई होगी। चीज़ देखो भाई, इनिशियली मैंने तुम्हें क्या बताया था, एक ग्लूकोज यानी कि 2 पायरुविक एसिड, ठीक है। तो अगर हम एक ग्लूकोज की बात करें, ठीक है, एक ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होगा तो आपका जो क्या है क्रैब साइकिल है, ATP आपकी कितनी फॉर्म होंगी एक ग्लूकोज के केस में, ATP आपकी फॉर्म होंगी कितनी, 2 ATP। NADH2 कितने फॉर्म होंगे आपके, 6 NADH2। FADH2 कितने फॉर्म होंगे तुम्हारे, 2 FADH2, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें तो देखो 2 ATP डायरेक्टली 2 ATP, NADH2 कितनी ATP के, 6 NADH2 कितनी ATP के बराबर, 18 ATP के बराबर, और 2 FADH2 कितनी ATP के बराबर, 4 ATP के बराबर। तो ATP देखो कितनी होगी, 18 + 4 22, ठीक है, देन 2 24। तो एक ग्लूकोज के केस में आपका क्रैब साइकिल में 24 ATP फॉर्म होते हैं। फिर वहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए एक पायरुविक एसिड के केस में, 1 पायरुविक एसिड, ठीक है। देखो एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। अगर सिंपली एक पायरुविक एसिड का केस पूछ लिया जाए तो ATP कितनी होगी, 1 ATP।
NADH2 3 NADH2, FADH2 1 FADH2। तो ओवरऑल यहाँ पे आपकी एक पायरुविक एसिड के केस में कितनी एटीपी फॉर्म होंगी आपकी 12 एटीपी। अगर दो पायरुविक एसिड पूछ लिया जाए यानी कि दो पायरुविक एसिड इज इक्वल टू एक ग्लूकोज तो आपकी हो जाएंगी 24 एटीपीज। आई होप यहाँ तक आपको जितनी भी चीज़ें बताई गई होंगी वो सारी की सारी अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब यहीं पे मैं कुछ एक छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें बिल्कुल एज इट इज़ दिमाग में फिट करके, चलो नेक्स्ट पेज पे ही बताता हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भैया आपका, अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग, चलो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ किसके ब्रेकडाउन में? सबसे पहले पूछे अगर हम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में पूछे तो आपकी कितनी एटीपी फॉर्म होती है, तो ये बताओ। तो ये हो जाएगा आपका कितनी 38 एटीपीज। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नंबर ऑफ एटीपीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स, 2 पायरुविक एसिड। तो अब यहाँ पे कितनी एटीपीज होंगी ये थोड़ा दिमाग लगा के बताना, गलत होने के चांसेस हैं। मोस्टली लोग हो सकता है 38 ही कह दे, बट यहाँ पे होंगी आपकी 30 एटीपी फॉर्म। अब देखो डिफरेंस क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। सबसे पहले होता है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के एंड में हमें क्या मिलते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो फर्स्ट प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस, एंड में मिलते हैं उसके 2 पायरुविक एसिड। नेक्स्ट प्रोसेस आपका जस्ट ए सेकेंड, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका लिंक रिएक्शन। ठीक है, ये होगी लिंक रिएक्शन। फिर है आपकी क्रेब साइकिल, अब है आपकी क्रेब साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पूछा जब आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में देखो ग्लाइकोलिसिस भी इन्वॉल्व होगा, लिंक रिएक्शन भी होगी और क्रेब साइकिल भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के केस में ग्लूकोज के केस में 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस की, 6 एटीपी लिंक रिएक्शन की, और तुम्हारी कितनी 24 एटीपी तुम्हारी क्रेब साइकिल की। ठीक है, तो ओवरऑल कितनी होगी तुम्हारी 38 एटीपी हो गई। किसके केस में? अरे क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, ये पहला केस हो गया ग्लूकोज का केस। ठीक है, तो ग्लूकोज के केस में तो ये हो गया 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में फॉर्म होगी, 6 लिंक रिएक्शन में और 24 क्रेब साइकिल में। दूसरा क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, 2 पायरुविक एसिड के केस में जब आपका पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होगा तो तब कितनी एटीपी फॉर्म होगी। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, पायरुविक एसिड तो ग्लाइकोलिसिस होने के बाद बनता है ना, यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस वाली एटीपी है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पे लिंक रिएक्शन की एटीपी कंसीडर होंगी और क्रेब साइकिल की। तो लिंक रिएक्शन की 6 और क्रेब साइकिल की 24, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 30 एटीपी। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पूछा जाए नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के केस में 38 एटीपी है, किसके? ग्लूकोज के केस में 38 एटीपी तुम्हारी, और 2 पायरुविक एसिड के केस में 30 एटीपीज। आई होप जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहीं पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं और बताता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। देखो जो तुम्हारी क्या थी, जस्ट ए सेकेंड, जो थी आपकी क्या लिंक रिएक्शन थी। लिंक रिएक्शन में कौन सा विटामिन यूज़ हो रहा था? विटामिन B1। और क्रेब साइकिल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे कौन सा विटामिन यूज़ होता है? आपका विटामिन B2। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अभी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको एज इट इज़ यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, लिंक रिएक्शन में कौन सा विटामिन है तुम्हारा? विटामिन B1, और क्रेब साइकिल में आपका विटामिन B2। अब इसी के केस में तुम एक छोटी सी चीज़ सुनोगे कई बार, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। क्या होता है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन।
तो देखो भाई, अब ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए। क्या है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इट इज सिंपली क्या होता है, ये आपका जनरेशन ऑफ नेट एटीपी मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन विदाउट इन्वॉल्विंग एटीसी, ठीक है, ओकर्स ड्यूरिंग सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मेशन। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सिंपली क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस in which a phosphate group, ये है क्या है, ये है आपका फॉस्फेट ग्रुप है ये, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप इज डायरेक्टली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू एडीपी, ठीक है। डायरेक्टली एडीपी पे आपका एक फॉस्फेट चला जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका एटीपी फॉर्म होगी, फॉर्मिंग एटीपी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन में तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी फॉर्म होती है, किसमें, ग्लाइकोलिसिस। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ग्लाइकोलिसिस में तुम्हारी 4 एटीपी फॉर्म होती हैं। और वहीं पे अगर पूछ लिया जाए तुम्हारा क्रैब साइकिल में, किसमें, क्रैब साइकिल में फॉर्म होती हैं आपकी 2 एटीपी, ठीक है। देखो क्या है, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, यानी कि एक हाई एनर्जी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जो आपका फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा एडीपी से, और वो एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी, ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी फॉर्म होंगी और क्रैब साइकिल में कितनी, ये याद रखना है। तो ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी हैं आपकी, और क्रैब साइकिल में आपकी 2 एटीपी फॉर्म होती सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। और पूछ लिया जाए कि कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होते हैं आपके, ग्लाइकोलिसिस में 2 सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होते हैं। क्रैब साइकिल में आपका 1 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एंड यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको कंपैरेटिवली बताने वाला हूँ, जो कि तुम्हें एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। देखो भाई, अभी तक तुमने क्या प्रोसेस पढ़े, तुमने 4 प्रोसेस पढ़े। सबसे फर्स्ट था तुम्हारा क्या, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, देखो जो तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस है, फिर उसके बाद क्या है तुम्हारी लिंक रिएक्शन है, क्या है, लिंक रिएक्शन है। उसके बाद है आपकी क्रैब साइकिल है, ठीक है। एंड क्रैब साइकिल के बाद लास्ट में तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो जो ग्लाइकोलिसिस है ये है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। कैसा है, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन कोई भी डी कार्बोक्सिलेशन ग्लाइकोलिसिस में नहीं होती। ग्लाइकोलिसिस को याद रखना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। वही जो लिंक रिएक्शन है ये है तुम्हारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। क्रैब साइकिल में तुम्हारा खाली 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन, और वो भी कितनी बार, 2 टाइम्स आपका डीकार्बोक्सिलेशन। अब जो ईटीएस है ये कैसा प्रोसेस है, ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो कई बार आपसे यहाँ से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो क्या है, जो क्या है ग्लाइकोलिसिस है ये है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। जो लिंक रिएक्शन है ये है ऑक्सीडेशन डीकार्बोक्सिलेशन। जो क्रैब साइकिल है वो है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये है
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड यहीं पे कई बार आपसे एक छोटी सी चीज़, वैसे तो देखो सेम चीज़ हम पढ़ चुके हैं बट पूछ ली जाती है एक बार, देखो कंपैरेटिवली जब चीज़ें देखते हो तो अच्छे से याद रहती हैं आपको। एटीपी मॉलिक्यूल्स formed from complete breakdown of formed from complete breakdown of, किस चीज़ का कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा? सबसे पहले कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा आपका किसका? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देन हो सकता है आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, ठीक है, देन हो सकता है आपका वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल कोएंजाइम, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, जब आपका कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का और एक एसिटल कोएंजाइम ए का, तो आपकी एटीपीज कितनी फॉर्म होंगी आपसे ये पूछा गया है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो देखो एक ग्लूकोज के केस में 38 एटीपी फॉर्म होंगी, एक पायरुविक एसिड के केस में 15 एटीपी फॉर्म होंगी और एक एसिटल कोएंजाइम ए के केस में आपकी 12 एटीपी फॉर्म होंगी। तो ये आपको याद रखना बिल्कुल अच्छे से। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे तो 38 एटीपी फॉर्म होगी, एक पायरुविक एसिड से आपकी 15 एटीपी और एक एसिटल कोएंजाइम से आपकी 12 एटीपी। अब आ जाते हैं लास्ट में हम किस पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, देखो इसको हम आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते हैं। तो इसमें आपके क्या क्या प्रोसेस, मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखो जो क्या होते हैं आपके, जो आपके सबस्ट्रेट फॉर्म होते हैं जैसे आपका NADH2 और FADH2, उनसे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है आपका अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के पास, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, आपके कॉम्प्लेक्स 4 आपके और कॉम्प्लेक्स 5, आपके 5 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनके पास आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और फिर उसी से अल्टीमेटली लास्ट में जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है जिसे हम ATP सिंथेज बोलते हैं, वहाँ पे आपका क्या होता है? आपकी ATP का जनरेशन होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते, क्या होता है? द प्रोसेस रिलीज and utilize the energy stored in NADH2 and FADH2, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, जो आपके सबस्ट्रेट होंगे, जो आपके जो NADH2 और FADH2 हैं, दिस इज accomplished by when the substrates are oxidized through the electron transport system and electrons are passed on to oxygen, ठीक है। that results in formation of ATP, ठीक है। और अगर बात की जाए जो क्या है आपका, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या है,
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीसी की लोकेशन की हम बात करें, सॉरी ईटीएस आपका है जो ये, इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, ये लोकेटेड कहाँ होता है आपका, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये आपका लोकेटेड होता है। ठीक है, तो अब देखो आपके अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में थोड़ा सा देखो। सबसे पहले है आपका क्या, वी आर हैविंग, जस्ट ए सेकेंड, वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स वन। देखो भाई, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वन है, फिर है आपका कॉम्प्लेक्स टू, देन कॉम्प्लेक्स आपका है थ्री, एंड वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स फोर, एंड सबसे लास्ट में होता है आपका कॉम्प्लेक्स फाइव। तो देखो जो कॉम्प्लेक्स वन है आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स वन, जिसे हम बोलते हैं आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स टू है आपका, कॉम्प्लेक्स टू क्या है आपका, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, देन आपका कॉम्प्लेक्स थ्री है आपका साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम BC1, और कॉम्प्लेक्स फोर है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और कॉम्प्लेक्स फाइव होता है आपका ATP सिंथेज। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से याद रखना, कॉम्प्लेक्स वन क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स टू क्या है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स थ्री साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स फोर है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स फाइव है आपका ATP सिंथेज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो NADH डिहाइड्रोजिनेज है ये आपका NADH से आपके इलेक्ट्रॉन्स डिराइव करता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आपका FAD से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिराइव करता है। ठीक है, अच्छा, एंड जो आपका क्या है, जो साइटोक्रोम आपका C ऑक्सीडेज है, इसमें क्या होते हैं आपके, इसमें होते हैं आपके साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 होते हैं, और इसमें प्रेजेंट होते हैं आपके दो कॉपर सेंटर्स। क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, दो कॉपर सेंटर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आपकी, जो आपका कॉम्प्लेक्स वन से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो कहाँ जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स वन के जो इलेक्ट्रॉन्स जो डिराइव होंगे वो जाएंगे आपके किसके पास, यूबीक्विनोन के पास, यूबीक्विनोन। ठीक है, फिर यूबीक्विनोन से जाएंगे वो कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। ठीक है, देखो एक चीज़ देखो, कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स टू के पास नहीं जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वन से यूबीक्विनोन के पास जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, क्या है ये है आपका, अरे यार, अरे भाई हो जाए यार सही से, ये है आपका यूबीक्विनोन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन से यूबीक्विनोन के पास, कॉम्प्लेक्स टू से भी आपके यूबीक्विनोन के पास जाएंगे, और फिर यूबीक्विनोन से कॉम्प्लेक्स थ्री के पास। ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स थ्री से आपका, कॉम्प्लेक्स थ्री से किसके पास जाएंगे, आपका साइटोक्रोम की हेल्प से, साइटोक्रोम C की हेल्प से। ठीक है, साइटोक्रोम C की हेल्प से आपके कॉम्प्लेक्स फोर के पास यहाँ पे जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स वन से टू के पास आपके नहीं जाते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए, देखो जो आपके क्या होते हैं साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स आर फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो देखो आपके क्या है, जो साइटोक्रोम्स है, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं आपके, दीज आर आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट। क्या है, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन पिगमेंट है ये आपके
ठीक है। एंड कहाँ मिलते हैं ये आपके साइटोक्रोम्स? फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फाउंड इन क्रिस्टे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, या आपका क्लोरोप्लास्ट। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको जितनी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसे जो आपका क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे जो आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन, क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। एंड एक चीज़ जो मैंने पहले ही बताई थी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्यूमुलेट होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटॉन्स यानी कि आपके H पॉजिटिव एक्यूमुलेट इन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो आपकी एटीपी फॉर्म होती है वो कॉम्प्लेक्स 5 आपका करता है। एटीपी जनरेशन वो कौन करवाता है? आपका एटीपी जनरेशन करवाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 5। यह आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। देखो जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 होता है उसमें आपकी 2 सब यूनिट्स होती है, F0 और F1। जो F1 होती है उसमें आपकी कन्फर्मेशनल चेंज हो सकते हैं। जब आपके कितने 4 H पॉजिटिव आपके एटीपी सिंथेस से पास करते हैं तो उससे फॉर्म होती है आपकी एक एटीपी। तो क्या बताया मैंने अभी? जब आपके कितने 4H पॉजिटिव passes through कॉम्प्लेक्स 5 या एटीपी सिंथेज। ठीक है। तो क्या फॉर्म होगी? 1 एटीपी इज फॉर्म्ड, एक एटीपी आपकी फॉर्म हो। तो यहाँ तक हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। अब थोड़ा सा हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि आपका फर्मेंटेशन के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। फर्मेंटेशन में आपका क्या कुछ होता है? फर्मेंटेशन तो देखो सिंपली फर्मेंटेशन में क्या है, जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स में जो आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन है उसी को हम क्या बोल देते हैं? आपका फर्मेंटेशन बोल देते हैं। ठीक है। इन माइक्रोब्स द टर्म एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज रिप्लेस्ड बाय फर्मेंटेशन। ठीक है। और सिंपली ये क्या होता है? फर्मेंटेशन आपका एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। तो क्या लिख सकते हैं हम आपका फर्मेंटेशन को? एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट्स। ठीक है। एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एज योर फर्मेंटेशन। और ये कैसा होता है आपका? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके 2 तरह की आपकी एनारोबिक फर्मेंटेशन हो सकती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है। कितनी फर्मेंटेशन हो सकती है आपकी? 2 टाइप्स की फर्मेंटेशन। ये हो सकती है आपकी एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दूसरी हो सकती है आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। तो देखो क्या फर्मेंटेशन आपकी कितने टाइप की हो सकती है? 2 टाइप की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड दूसरी हो सकती है आपकी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन।
एंड जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपका जो क्या है ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे भी आपका मिलेगा देखने को, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड नॉन एरोबिक। ग्लाइकोलिसिस आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखो, जो तुम्हारी एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये यूजुअली देखने को मिलती है आपकी यीस्ट में, आपके बैक्टीरिया में और आपकी फंजाई में, ठीक है। देखो आपका यीस्ट भी एक फंजाई ही है, ठीक है। तो ये आपकी मेनली बैक्टीरिया फंजाई में देखने को मिलती है। फंजाई में आपका यीस्ट हो सकता है या फिर आपकी दूसरी फंजाई हो सकती है आपकी क्या, राइजोपस। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं इसको इस तरह से, जस्ट ए सेकेंड। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है आपकी बैक्टीरिया और दूसरा आपका फंजाई, ठीक है। फंजाई जैसे कि आपका यीस्ट और दूसरा आपका राइजोपस। राइजोपस वहीं पे अगर हम बात करें आपकी किसकी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलती है एक तो आपके बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस में, और दूसरी आपने सुना होगा मसल क्रैम्प्स के बारे में, जो ह्यूमन मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट हम लिख सकते हैं, मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की मसल्स में, ठीक है, जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे। तो देखो क्या होता है हमारे पास होता है आपका पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड। तो लैक्टिक एसिड के केस में पायरुविक एसिड से क्या बनेगा आपका, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में आपका पायरुवेट से बन जाएगा आपका क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड ही बन जाएगा। एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में आपका पायरुवेट से क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका एल्कोहल, जो कि हो सकता है आपका इथेनॉल, ठीक है, क्या बनेगा आपका इथेनॉल। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो तुम्हारा क्या होता है पायरुविक एसिड होता है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, और जो तुम्हारा लैक्टिक एसिड होता है ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। और अगर बात करें आपके इथेनॉल की, तो ये आपका 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। तो जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, यानी कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा, तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, कोई भी यहाँ पे CO2 का जनरेशन नहीं होगा। बट जब आपका पायरुविक एसिड से इथेनॉल बनेगा, यानी कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगी, तो उस केस में यहाँ पे आपका CO2 का रिलीज होगा। क्या होगा, आपका CO2 का जनरेशन होगा। तो ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फर्मेंटेशन में CO2 कहाँ रिलीज होती है, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिलीज होगी CO2 या फिर आपकी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। तो आपको क्लियर कट यहाँ पे याद रखना है कि आपकी फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपकी CO2 रिलीज होती है, ठीक है। और अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और याद रखना, फर्मेंटेशन के केस में, फर्मेंटेशन में आपकी कितनी ATPs फॉर्म होती हैं, 2 ATP, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 ATPs, ठीक है। और जो ये 2 ATP होती हैं, दीज आर इक्वल टू लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज, लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज की जो 7% एनर्जी है उससे भी कम आपकी ATP यहाँ पे फॉर्म होती है, दैट इज आपकी 2 ATP मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। और जो आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये होती है आपकी किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे आपका एक एंजाइम मिलता है किसमें, आपके यीस्ट में। यीस्ट में क्या मिलता है आपके, यीस्ट में जस्ट ए सेकेंड, आपका जो ये क्या हो रहा है भाई, आपका जो यीस्ट है इसमें एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है जाइमेज, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपका किसके लिए, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। यीस्ट में जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखने को मिलती है वो आपकी जाइमेज की वजह से ही होती है, ठीक है। ये आपको अच्छे से बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे। और अब हम पहुँच चुके हैं आपके चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका क्या, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, और उसी के साथ फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक क्या है आपका, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन।
तो भाई देखो, इस चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पे कवर करवाने की कोशिश की है। शायद ही कोई आपका टॉपिक होगा जो आज हमारा यहाँ से रह गया होगा। तो लास्ट पार्ट पे हम पहुँच चुके हैं आपके रेस्पिरेटरी क्वेश्चन पे। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। तो मैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, उससे आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ये है आपका क्या, ये हो जाएगा भैया आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। देखो रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड बाय रेशो ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। अब जो ये आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट की जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है क्या क्या। अगर बात करें RQ की वैल्यू इन केस ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में आपका जो RQ होता है, यानी कि आपका जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। देन है आपका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के केस में आपका जो RQ होता है वो कितना होता है, 4। उसके बाद आपका मैलिक एसिड, मैलिक एसिड के केस में आपका RQ की वैल्यू होती है 1.33। फिर है आपके कार्ब्स, यानी कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में आपकी RQ की वैल्यू होती है 1। फिर आ जाते हैं आपके प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के केस में आपकी RQ की वैल्यू होती है 0.9। फिर आ जाते हैं आपके क्या, फैटी एसिड, जैसे कि आपका ट्राईपामिटिन, ट्राईपामिटिन। तो यहाँ पे जो आपकी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.7। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सकलेंट प्लांट्स, सकलेंट प्लांट्स में आपके RQ की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। ठीक है, और अगर बात करें आपके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, किस कंडीशन में आपका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्ब्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के केस में आपकी RQ की वैल्यू कितनी होती है, आपकी 0। तो ये वैल्यूज़ अगर आपने याद रख ली तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले कभी नहीं छूटेंगे, आपके सही क्वेश्चन होंगे सारे। तो देखो क्या क्या हमारे पास, जस्ट ए सेकेंड। सबसे पहले हमारे पास है आपका एनारोबिक, जस्ट ए सेकेंड भाई, एनारोबिक, ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैटी एसिड, सकलेंट प्लांट और ये। तो आ जाओ अब सबसे फर्स्ट केस आ जाओ। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में RQ की वैल्यू इनफाइनाइट, ऑक्जेलिक एसिड के केस में आपकी RQ की वैल्यू 4, मैलिक एसिड के केस में RQ की वैल्यू 1.33, कार्बोहाइड्रेट्स के केस में RQ की वैल्यू 1, प्रोटीन्स के केस में RQ की वैल्यू 0.9, फैटी एसिड यानी कि ट्राईपामिटिन के केस में 0, एग्जाम्पल है फैटी एसिड का, तो फैटी एसिड के केस में RQ की वैल्यू 0.7, सकलेंट प्लांट के केस में RQ की वैल्यू 0, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के केस में आपकी RQ की वैल्यू 0। अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आपके इस पार्ट का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटने नहीं वाला है। ठीक है, अच्छा यहीं पे एक छोटी सी एक दो चीज़ें और आती हैं, कुछ एक टर्मिनोलॉजीज आती है जो मैं आपको बताऊँगा, याद करना उनको। वैसे तो वो मैं आपको फर्मेंटेशन वाले पार्ट में ही बताने वाला था, चलो कोई नहीं, वहाँ मिस हो गई तो यहाँ बता देते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। देखो आपने एक छोटी सी टर्म सुनी होगी यहीं पे, पास्चर इफेक्ट क्या होता है। कई बार हो सकता है आपसे डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि पास्चर इफेक्ट आपका क्या है। तो एक तो ये पास्चर इफेक्ट याद रखना है। पास्चर इफेक्ट, इट इज़ द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है, इनहिबिटरी
इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये तो होता है आपका क्या, पास्चर इफेक्ट। ऑक्सीजन का इनहिबिटरी इफेक्ट होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। फिर यहीं पे दूसरा होता है आपका वारबर्ग इफेक्ट। तो वारबर्ग इफेक्ट क्या होता है आपका, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगी जब आपकी ऑक्सीजन होगी तब भी। देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन होनी चाहिए ना नॉर्मली, बट जो आपके कैंसरस सेल होते हैं, कैंसरस सेल में ऑक्सीजन होते हुए भी आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो उसे बोलते हैं वारबर्ग इफेक्ट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन कैंसर सेल्स इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इवन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। देखो कई बार यहाँ से भी एक दो PYQ मैंने देखा है, तो इसीलिए ये आपको बताना ज़रूरी था। एक है आपका वारबर्ग इफेक्ट और दूसरा है आपका पास्चर इफेक्ट। दोनों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तो भाई अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो भाई कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही होते हैं जो कॉन्टीन्यूसली कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मुझे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट्स में एक तो ये ज़रूर बताना कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।